सो हेलो 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग? कैसे चल रही है आप लोग की फाइनल एग्जाम्स की तैयारी? उम्मीद करता हूं जबरदस्त तरीके से चल रही होगी और आप लोग भी ना टॉप मारने के लिए बिल्कुल बेकरार होंगे। हो के ही नहीं, जरूर से होंगे यार, क्योंकि मुझे पता है सारे बच्चे अब दिन रात होकर मेहनत करेंगे क्योंकि आपका फाइनल एग्जाम्स काफी नजदीक आ चुका है। और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि न्यू बैच में भी, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी एक बार हमने पढ़ा के रखा है, पूरा चैप्टर पूरा सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीटेड है, लेकिन दूसरी बार भी हम आपको कंप्लीट करा के देंगे, ऐसा मैंने प्रॉमिस किया था। और आप देख सकते हो हम चैप्टर नंबर 15 तक पहुंच चुके हैं। मात्र इसके बाद 2 या 3 चैप्टर्स और है, खत्म हो जाएगा पूरा आपका मैथ्स का भी सिलेबस। तो चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है एरिया, इसकी शुरुआत ऑलरेडी कर दी थी। एक लेक्चर यानी फर्स्ट प्रैक्टिस सेट इसका था, कंप्लीट हो चुका था। आज लेकर आया हूं इसका लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15.2 की। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट किसके ऊपर है? तो फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? अबाउट द पैरेललोग्राम, कि पैरेललोग्राम क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसका नाम है दोस्तों, आप सभी लोग को पता होगा, क्या नाम है? रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे, और उसी के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 15.2 है इसके एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहना। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जैसा मेरा सपना था यार कि हम महाराष्ट्र के हर बच्चे तक पहुंचे, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन हम दे पाए उन सभी बच्चों को, हमसे पढ़ के वो अच्छे अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सके, जिनसे इनका बेस स्ट्रॉन्ग हो, 9th में जाए, 10th में जाए, उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर 11th 12th ग्रेजुएशन, एंड उसके बाद अच्छे जॉब पे सिक्योर कर पाए। यही मेरा मकसद है कि मुझे जो चीज़ नहीं मिला वो मैं आपको देना चाहता हूं। बस मुझे आप लोग का प्यार और साथ और सपोर्ट चाहिए। तो ब्लेसिंग्स बनाए रखना, सपोर्ट करते रहना। चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सभी दोस्तों को बुलाना। 6 7 8 9 10 11 12 सारे कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है, तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। अपने सभी छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, रिलेटिव दोस्त, सभी को हमारे चैनल के बारे में जरूर से बताते रहना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। एक छोटा सा लाइक का टारगेट आपको भी दे दूं क्या? हर स्टूडेंट जो 10वीं वाले होते हैं ना, उनको मैं देता हूं लाइक का टारगेट। आप लोगों को भी चलो लाइक का टारगेट आज से देता हूं। तो आज का जो ये वीडियो आप देख पा रहे हो, इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट रहेगा ओनली दोस्तों 2000 लाइक। 2000 लाइक आपको कंप्लीट करना है, कैसे भी करके। आप शेयर करोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन 2000 लाइक्स आपको कंप्लीट करना है इस वीडियो के अंदर। कर दोगे? चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि पहले लेक्चर में हमने पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा था कि पैरेललोग्राम क्या होता है, उसका शेप कैसा होता है, उसका फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, ये सब चीज याद करने के लिए मैंने बोला था। उसी प्रकार जो दूसरा शेप है हमें पढ़ना है वो है रोम्बस। अब रोम्बस का मतलब क्या होता है? आप सभी ने काइट देखा होगा, पतंग सभी ने उड़ाया होगा। मकर संक्रांति के दिन सभी लोग उड़ाते हैं पतंग, या फिर यूजुअली अपने लाइफ में एक ना एक बार पतंग जरूर देखा होगा। तो जो पतंग का शेप होता है ना, वही शेप को बोलते हैं हम लोग काइट या फिर रोम्बस का शेप। क्या बोलते हैं? रोम्बस का शेप। जिसकी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, इसमें रोम्बस में जैसे आपका स्क्वायर होता है, ठीक है ना, स्क्वायर में क्या होता है बच्चा, अगर आपको पता होगा, स्क्वायर में ये चारों साइड, यानी ये ए बी वाला साइड, बी सी वाला साइड, सी डी वाला साइड, ए डी वाला साइड, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होते हैं, चारों साइड का जो लेंथ होता है वो सेम होता है। उसी प्रकार रोम्बस में भी अगर आप देखोगे, चारों के चारों साइड, यानी कि मेरा जो ए बी रहेगा इज इक्वल टू बी सी रहेगा, इज इक्वल टू सी डी रहेगा, इज इक्वल टू ये वाला साइड ए डी रहेगा। यानी चारों के चारों साइड आपस में क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। साथ ही में इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल्स ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल्स जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो इससे एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगा, क्या? कि अगर मैं मान लो कि दोनों डायगोनल्स को एक दूसरे से बाइसेक्ट करूंगा तो एक पॉइंट पी पे वो बाइसेक्ट करेगा। तो जब वो पॉइंट पी पे बाइसेक्ट करेगा, ध्यान से सुनना बच्चा, अगर वो पॉइंट पी पे बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब बी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? ये बीपी का जो डिस्टेंस है वो इस पूरे बीडी का हाफ हो जाएगा। इस पूरे डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। यानी जो पूरा का पूरा डायगोनल है उसका आधा डिस्टेंस बी से लेके पी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बीडी का आधा हो जाएगा बी से लेके पी। ठीक है, ओके। उसी प्रकार ए से लेके पी जो रहेगा, इस पूरे एसी का आधा हो जाएगा। ठीक है, ए से एपी जो रहेगा, माफ करना, एपी, ए से लेके पी, तो ए से लेके पी जो है वो पूरे एसी का, पूरे डायगोनल का आधा हो जाएगा। तो एपी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। तो इस प्रकार से ये दो तीन चीजें जो प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपको याद रखना है। अगर कहीं पर रोम्बस दिखता है तो ये प्रॉपर्टीज तो आपको यूज होगा। लेकिन एक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, या फिर फॉर्मूला बोल लो आप, जिसको हमें पढ़ना है और उसी के बेस पे कई सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, जो कि है आपका एरिया ऑफ रोम्बस। यानी अगर ये रोम्बस अगर आपको दिया रहेगा, ऐसा शेप कहीं पे दिया रहेगा, तो उसके बेस पे क्वेश्चन आपको पूछेगा, दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल। यानी कि आपको क्या करना होता है, अगर इस फिगर के हिसाब से मैं बात करूं, अगर आपको एरिया निकालना है तो हाफ तो रहेगा, लेकिन बोल रहा है हाफ को प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल से मल्टीप्लाई करो। तो प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, लेंथ ऑफ डायगोनल मतलब दो डायगोनल्स होंगे, उन दोनों डायगोनल्स का जो भी लेंथ रहेगा उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। यानी पूरा का पूरा ये जो डायगोनल, इसका नाम क्या है? बीडी। तो बीडी को हाफ से मल्टीप्लाई किया, और ये वाला डायगोनल का नाम क्या है? ए से लेके सी, ए सी।
तो आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली दोनों डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है। आपका जो वैल्यू रहेगा वो आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ए रोम्बस। इतना इजी क्वेश्चन होता है। इस तरीके से ये ऐसे रोम्बस के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इजी था समझने के लिए, सारी प्रॉपर्टीज, फॉर्मूला और कैसे निकालते हैं ये सब चीज मैंने बता दिया। अब सीधा मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलता हूं, जो कि क्या है हमारा प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पे है प्रैक्टिस सेट नंबर 15.2, जिसका पहला एग्जांपल स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो। क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। मतलब कहीं ना कहीं क्या इन्होंने दे रखा है, एक रोम्बस दे रखा है। तो मैं क्या करता हूं, एक रफली एक रोम्बस को ड्रॉ कर लेता हूं। लेट्स सपोज कि ये रोम्बस है। क्या किया मैंने, रफली एक रोम्बस को ड्रॉ किया, ठीक है। इसके अंदर डायगोनल्स भी होंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे। अब इस डायगोनल का नाम जो भी रखना चाहते हो रख सकते हो। नाम दिया नहीं है तो आपकी मर्जी, आपको जो नाम अच्छा लगे वो आप रख सकते हो। लेट्स सपोज मैं नाम रख लेता हूं ए बी सी डी। मैंने नाम क्या रख लिया, ए बी सी डी, और इसके मिड पॉइंट का जो नाम है वो ओ रख लेता हूं, ठीक है। मैंने अपने रफली बना लिया। इसमें बोल रहा है कि लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। मतलब दोनों के दोनों डायगोनल्स जो हैं वो 15 और 20 सेंटीमीटर होंगे। तो लेट्स सपोज मैं मान लेता हूं कि एक डायगोनल का नाम क्या है, एसी। तो एसी का वैल्यू मैं मान लेता हूं कि 15 सेंटीमीटर होगा। और उसी प्रकार दूसरे डायगोनल्स का नाम क्या है, बीडी। तो बीडी का जो लेंथ होगा वो होगा मान लो दूसरे वाले का 24 सेंटीमीटर। तो हमने दोनों डायगोनल्स का इस प्रकार से ले लिया कि एसी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, बीडी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। दोनों डायगोनल्स मैंने इसके हिसाब से ले लिया। हमें पूछा है फाइंड इट्स एरिया, मतलब इसका एरिया हमें निकालना है। तो वी नो द फॉर्मूला ना, वी नो द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है अभी अभी हमने पढ़ा, दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बाय द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। यही मेरा फॉर्मूला है, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया। क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल्स। अब यहां पे कुछ नहीं करना है, हाफ तो वैसे ही रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल मतलब दोनों ही डायगोनल्स के मल्टीप्लिकेशन में। तो एक डायगोनल का वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, दूसरे डायगोनल का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। दोनों का डाल दो और कैलकुलेट कर लो। तो 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 12 24 हो जाएगा। 15 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 15 10 150 और 15 2 30। तो 150 प्लस 30 इज 180। तो आपका आंसर आ गया 180। तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर आ गया दैट इज एरिया ऑफ रोम्बस, जो आपको पूछा था इस कैटेगरी में एरिया ऑफ रोम्बस को जो पूछा था वो आ गया 180। अब ये सेंटीमीटर में दिया है तो एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज नथिंग बट, इस केस में इस क्वेश्चन के अंदर एरिया ऑफ रोम्बस क्या आ गया, 180 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कितना इजी क्वेश्चन था यार, खुद कमेंट करके बताओ कितना इजी क्वेश्चन था। विद इन 2 मिनट्स, अगर आप थोड़ा स्पीड करते हो, कैलकुलेशन पे जाते हो, विद इन 2 मिनट्स आपका ये ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे और आराम से आपके एग्जाम में 2 मार्क्स सिक्योर कर लोगे। बस ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, और आता भी है बच्चा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो बस आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन है, उसको आप लोग ट्राई करना। सेम ऐसे ही, एग्जैक्टली सेम है। देखो क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस। एक रोम्बस बना लो, रफली मैं हाथ से बना के दिखा रहा हूं। ये आपका रोम्बस है लेट सपोज, ठीक है। इसका लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस दिया हुआ है, तो इसका नाम रख लेता हूं लेट सपोज ए बी सी डी, जिसमें आपको एक डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है एसी मान लो, ये सी है ना ये आपका। तो एसी मान लो कितना दिया है, 16.5 दिया हुआ है सेंटीमीटर। और दूसरा बीडी मान लो, बीडी का वैल्यू दिया हुआ है 14.2 सेंटीमीटर। अगेन क्या करना है, फाइंड इट्स एरिया। तो फिर सेम वही फॉर्मूला लिखूंगा कि एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। ये किया हमने प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, मतलब दोनों डायगोनल का लेंथ लिख दो। 16.5 है एक का, मल्टीप्लाई बाय दूसरे का है 14.2। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर जो है आ जाएगा। पॉइंट में है, पॉइंट में भी आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, या तो 2 से पहले इसको डिवाइड कर दो, 7.1 हो जाएगा। ये 7.1 हो जाएगा, 16.5 इंटू 7.1 कर देना, इजी है मल्टीप्लिकेशन। तो बस मुझे फटाफट से इसका जवाब कमेंट करके आप लोग बताओगे। ये मैं आपके लिए एक तरीके से होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग इसका जवाब मुझे कॉमेंट करके बताओ, क्योंकि बहुत ईजी है। ये सेम था पहले वाले क्वेश्चन की तरह, बस वैल्यू अलग थे। आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है, और मुझे आप लोग से पूरी उम्मीद है कि आप लोग जरूर से इसका जवाब कॉमेंट करोगे। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों के अंदर वो काबिलियत है कि वो सही जवाब कर पाते हैं बिना देखे। चीटिंग मत करना, मुझे पता है ये चीज लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, आप लोग चीटिंग कर सकते हो, लेकिन जो बच्चा ईमानदारी से करेगा और कमेंट करेगा वो मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो फटाफट से मैं भी देखना चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करते हो कि नहीं। कमेंट कर देना जरूर, ठीक है, इसका सही जवाब। मैं चलता हूं आपके अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है, इफ अ पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब जानते ही हो, पेरीफेरी का पूरा एडिशन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक रोम्बस को ले लेता हूं,
ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक कलर से रोम्बस बना लेता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज माय रोम्बस, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है, दिख रहा है। ओके, अब एक स्केल से इन दोनों को मैं डायगोनल्स का जोड़ देता हूँ। दिख रहा है ये रोम्बस, इसका नाम मैं रख लेता हूँ, लेट्स सपोज ABCD, ठीक है, दैट इज ABCD, और इस सेंटर पॉइंट को मैं O समझ लेता हूँ, ठीक है। कुछ नाम दिया था हम लोगों को, नहीं दिया था। तो मैंने क्या बोला इसमें, उन्होंने क्वेश्चन में बोल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। क्या दिया है उन्होंने, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, ये उन्होंने दे रखा है जो कि है 100 सेंटीमीटर, ये उन्होंने दे रखा था, ठीक है। लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर। कोई तो एक डायगोनल होगा, लेट्स सपोज कोई भी आप ले लो, जैसे मान लो कि आपने AC ले लिया कंपैरेटिवली, तो लेंथ ऑफ वन डायगोनल जो है, ठीक है, उसका वैल्यू AC का समझ लो आपने दे दिया है, दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। हमें पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, मतलब इन शॉर्ट हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बता दो आप लोग, सिंपल सी बात है, अगर आपको एरिया निकालना है, दिमाग लगाओ, बहुत ईजी है। अगर आपको इस क्वाड्रिलेटरल का यानी इस रोम्बस का अगर एरिया निकालना है तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल, फॉर्मूला है मेरा, मतलब हाफ मल्टीप्लाई बाय दोनों डायगोनल्स का लेंथ। लेकिन यहाँ पे तो एक ही डायगोनल का लेंथ दिया है, समझ लो AC का दिया हुआ है 48, तो आपको BD का पता करना पड़ेगा ना पहले। तो मतलब मेरा मकसद क्या है फिलहाल में, सबसे पहला जो कि मैं निकालूंगा दूसरे डायगोनल का लेंथ। अब दूसरे डायगोनल का लेंथ मैं निकालूंगा, ठीक है, तो मेरा एक डायगोनल निकल जाएगा, एक डायगोनल पहले से दिया था और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा एरिया ऑफ रोम्बस निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालना है मुझे बच्चा, निकालना है मुझे इस पर्टिकुलर चीज का लेंथ, यानी कि मुझे अभी फिलहाल में AC अगर मालूम है तो BD निकालना है। तो BD इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पे आपको एक चीज पता है कि जब आपको पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है, अगर पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस अगर आपको पता है तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज नथिंग बट ऑल साइड का एडिशन। यानी कि मुझे एक चीज पता है कि जितने साइड यहां पे इन सभी को मैं प्लस करूंगा तो मेरा पेरीमीटर आता है कि नहीं बच्चा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल सी बात है ना, अगर मैं सभी चीज की बात करूंगा यहां पे तो बहुत ईजी है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चारों साइड को प्लस करो या तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड कर दो, जो कि स्क्वायर का भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आपको पेरीमीटर ऑफ रोम्बस पता है जो कि दिया हुआ है 100, तो यहां पे आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। तो साइड विल बी इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो देयरफॉर साइड विल बी इक्वल टू ये 100, ये 4 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो साइड विल बी इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 4, 100 डिवाइड 4 मतलब 25। तो देयरफॉर साइड का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे पता है कि रोम्बस हो चाहे स्क्वायर हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, और चारों के चारों साइड यहाँ पे मतलब एक साइड का वैल्यू 25 है, मतलब चारों के चारों साइड का वैल्यू 25 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा और ये भी 25 होगा, ठीक है। अब मुझे क्लियर कट बात बताओ, जब मुझे पता है ये AC का वैल्यू 48 दिया हुआ है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, अगर ये AC का वैल्यू इन्होंने 48 दे रखा है, एक एग्जांपल के तौर पे हमने AC लिया, वैसे तो उन्होंने बोला था कि कोई भी एक डायमीटर लेंथ ऑफ डायगोनल दिया हुआ है, तो मान लो हमने AC माना जिसका वैल्यू 48 है, तो मैं AO निकाल सकता हूं, A से लेके O निकाल सकता हूं। तो मैं निकाल सकता हूं लेंथ ऑफ AO जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द डायगोनल AC, जो कि हमने अभी पढ़ा कि डायगोनल्स आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये हम लोग को पता ही है, ठीक है। इस वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ AC हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ AO मेरा निकल जाएगा ना, तो लेंथ ऑफ AO निकालो, हाफ ऑफ मल्टीप्लाई बाय AC का वैल्यू हम जानते दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर, तो 48 डाल दिया, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ AO जो है वो मुझे मिल गया, जो कि आ गया 48 का आधा कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो मुझे एक चीज मिल गया, क्या मिल गया बताओ, ये मैं क्यों निकाला होगा, तो मुझे क्या मिल गया बच्चा, अगर आप ध्यान दोगे ये पूरा A से लेके O तक का वैल्यू जो है वो हमें मिल गया, कितना मिल गया बच्चा, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये वैल्यू क्या है, 24 सेंटीमीटर, लिख दिया, डायगोनली लिख दिया। ये वैल्यू मैं जानता हूं A से लेके B तक का वैल्यू, ये साइड है ना, तो A से लेके B तक का वैल्यू मैं जानता हूं, ये पूरा साइड है, ठीक है। और अगर आप ध्यान दो, ये पता है तो ये जो वैल्यू होगा वो मैं निकाल सकता हूं, मतलब ये ट्रायंगल बन रहा हुआ नजर आ रहा है जिसका नाम है ट्रायंगल AOB, और ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि जब भी कोई भी डायगोनल रोम्बस में बाइसेक्ट करता है वो 90 डिग्री बनाता है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो ट्रायंगल होगा इसमें ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 डिग्री होगा, ओके। तो मैं ये बोल सकता हूं, क्या कंसीडर करता हूं, कंसीडर, यहां पे लिखता हूं मैं, देखो यहां पे ध्यान से, ठीक है, लिखूंगा यहां पे कंसीडर ट्रायंगल जिसका नाम क्या है AOB, ये वाला ट्रायंगल को मैं कंसीडर कर रहा हूं, ट्रायंगल AOB, ठीक है, ध्यान से सुनना, कंसीडर ट्रायंगल AOB।
अब ये ट्राइंगल एओबी को जब मैंने कंसीडर किया, इसमें जो एंगल ओ दिख रहा है आप सभी लोग को, ये एंगल ओ मेरा 90 डिग्री होगा, एंगल ओ जो होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, रीजन आपको लिखना है, तो रीजन आप लिख सकते हो बिकॉज कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। लिख दो आप, रीजन लिख दो, यहां पे रीजन लिख सकते हो कि बिकॉज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। मैंने शॉर्टकट लिख दिया, आप समझ जाना, ठीक है। इधर मैंने लिखा हुआ है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर इन रोम्बस, ये याद रखना। अब जब ये 90 डिग्री है, मतलब इस ट्राइंगल के अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं, तो मैं अप्लाई करता हूं बाय अप्लाइंग स्पेलिंग गलत हो गया, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करूंगा तो पाइथागोरस थ्योरम का रूल ये बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कौन है यहाँ पे, 90 के अपोजिट वाला, ये ए बी मेरा हाइपोटेनियस है, यानी क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये ओ बी का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर, या फिर बी ओ का स्क्वायर बोल लो, बी ओ का स्क्वायर प्लस ये ओ ए या फिर ए ओ, जो भी बोलना है आपको बोल लो, तो ए ओ का स्क्वायर, ठीक है ना, सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर। ए बी का वैल्यू मैं जानता हूं जो कि है 25 दिया हुआ है, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू बीओ का वैल्यू मैं जानता हूं कि नहीं, बीओ का वैल्यू तो मैं नहीं जानता, तो भाई बीओ का वैल्यू ऐसी का वैसे लिखूंगा, प्लस एओ का वैल्यू मैं जानता हूं जो कि है 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से सुनना बच्चा, इसको मैं सॉल्व करूंगा। 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है, इज इक्वल टू बीओ का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, याद रखना, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये 576 उधर जाएगा तो 625 माइनस 576 हो जाएगा, और इधर पे अकेला बच जाएगा बीओ का स्क्वायर। अब माइनस करो 625 में से 576, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 25 49 बचेगा, तो देयरफॉर बीओ का स्क्वायर का वैल्यू आ गया 49, और अगर मुझे बीओ का वैल्यू निकालना है तो ये 49 अंडर रूट में चला जाएगा, और फाइनली हमें बीओ का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज नथिंग बट 7, ठीक है। तो बीओ का वैल्यू मुझे मिल गया 7 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, जब बीओ का वैल्यू यानी इस बी से लेके ए का वैल्यू, ओ का वैल्यू जब मुझे मिल गया जो कि आएगा 7 सेंटीमीटर, तो ये अगर 7 है तो ये भी 7 होगा, तो 7 प्लस 7 14 हो जाएगा, यानी पूरे बीडी का वैल्यू 14 आ जाएगा, और यही तो हमें निकालना था, द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। लेंथ ऑफ अदर डायगोनल निकालना था क्या, नहीं, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना था। तो अब मैं क्या करता हूं, वी नो दैट बीओ इज इक्वल टू, ऑल्सो यहां पे लिखो, ऑल्सो बीओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ, बीओ जो रहेगा वो हाफ ऑफ बीडी हो जाएगा पूरा डायगोनल का, जिसमें मुझे बीओ पता चल गया 7 इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीडी, तो यहां से मुझे मिल जाएगा बीडी, एक और पेज ले रहा हूं मैं, तो यहां से मुझे मिल जाएगा देयरफॉर बीडी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 7, देयरफॉर बीडी का वैल्यू आ गया 14 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने बीडी का वैल्यू निकाल दिया। देखो ध्यान से क्या किया हमने, सिंपली ये 2 इधर था तो 2 7 के पास जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू बीडी आ जाएगा। तो बीडी का वैल्यू मैंने 14 सेंटीमीटर निकाल दिया। बीडी कौन था, बीडी कौन था, ये पूरा का पूरा डायगोनल था। तो एक डायगोनल जिसका नाम है एसी वो हमें पता है, बीडी दूसरा डायगोनल है, उसका वैल्यू हमने अभी अभी निकाल दिया। तो भाई एरिया ऑफ रोम्बस हमें निकालना था ना क्वेश्चन में, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कौन है, रोम्बस है, तो हमें बस एरिया ऑफ रोम्बस निकालना था। तो लिख दो यहाँ पे देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल्स। तो हमने दोनों डायगोनल्स निकाल लिया है, हाफ इंटू एक डायगोनल का वैल्यू 48 सेंटीमीटर दिया था, दूसरा डायगोनल अभी अभी निकाला 14 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2 होता है, ठीक है, 2 24 जा 40 होता है, ठीक है। अब बस 24 को 14 से मल्टीप्लाई करो, या फिर ऐसा कर दो, सिंपली मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा इजी लगेगा आप लोग को। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, अब 7 को 48 से मल्टीप्लाई करो, तो 8 7 जा 56, 5 कैरी, 7 4 जा 24 प्लस 5 29, 296, और ये क्या निकाला आपने, एरिया निकाला, यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपको एरिया ऑफ रोम्बस जो है आसानी से मिल गया। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 296 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ईजी है बच्चा, बहुत ईजी। इस तरीके से ये सारा का सारा एग्जाम्पल ऑलमोस्ट हमने सॉल्व कर दिया। एक और एग्जाम्पल शायद है, वो भी करवा देता हूं, देख सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं, घबराना नहीं है बच्चा, ऐसे क्वेश्चंस अगर आते, कोई भी घबराने की बात नहीं, लंबा प्रोसेस था लेकिन दिमाग का खेल है भाई। अल्टीमेटम क्या दिया है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब यहाँ पे रोम्बस है, तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए मुझे दोनों डायगोनल चाहिए। एक डायगोनल दिया था, दूसरा डायगोनल हमने दिमाग लगाया, ट्रायंगल कंसीडर करके सॉल्व किया, दूसरा डायगोनल भी निकाला, एक बार दूसरा डायगोनल निकल गया, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला डाला, कैलकुलेट किया, हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं एक आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे, फटाफट से इसको भी हम लोग क्या करेंगे बच्चा, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ध्यान देना इस लोग, इसको ध्यान देना, बहुत मजेदार है, करोगे। आ गया हमारा आंसर, चलो
एक सेकेंड, कितना है 296, 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 4 जा 28 प्लस 5, 28 प्लस 5 32 होता है, माफ करना। हाँ देखो यहाँ पे ना मेरा कैलकुलेशन थोड़ा ये हो गया था। 7 8 जा 56 बराबर 5 कैरी, 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 4 जा 28 होता है ना, मैंने 7 4 जा 24 ले लिया गलती से। 7 4 जा 28 होता है, 28 प्लस 5 होता है 32, 326 आ रहा है आंसर। ठीक है, हमने क्रॉस चेक किया अभी अभी। ठीक है, ठीक है, 48 इंटू 7 ना, 7 4 जा 28 प्लस 5, 28 29 30 31 32 33 33 माफ करना। ठीक है, 33 336 ये हमारा करेक्ट आंसर है। छोटा सा कैलकुलेशन हो गया, हमने डायरेक्टली माइंड में कैलकुलेशन किया, इसके लिए मिस्टेक हो गया, अदरवाइज सारा आंसर हमारा रॉन्ग है, राइट है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? हाँ अच्छा है, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्रॉस चेक कर लिया हमने, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ऐसे जज नहीं कर सकते हम लोग, करेक्ट है। चलो यहां पे भी बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर, मतलब कहीं ना कहीं मेरा एक डायगोनल है रोम्बस का। मैंने एक रोम्बस ले लेता हूं पहले, एक सेकेंड, मैंने क्या ले लिया है, रोम्बस। इसमें भी डायगोनल ड्रॉ कर लेता हूं मैं। ये बन गया मेरा रोम्बस, ए बी, नाम दिया है क्या, पहले चेक कर, नाम नहीं दिया तो खुद से दे दो। लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है, एक ही डायगोनल है, मतलब कोई भी एक दिया हुआ है, समझ लो AC दिया होगा, AC का वैल्यू आपको दे दिया लेट सपोज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया दिया हुआ है हमें, एरिया ऑफ रोम्बस जो है हमें दे रखा है इन्होंने 240 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, आगे बोल रहा है पेरीमीटर निकाल के दिखाओ, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम इसके पहले जैसा सॉल्व किया, थोड़ा उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगेगा, बहुत इजी है, ध्यान देना। सबसे पहले आप लोग को तो लेंथ ऑफ ए डायगोनल दिया हुआ है, हम लोग को क्या दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। अब मुझे बता दो कि मान लो ये AC है ना, पहले तो बीच का पॉइंट मान लो O होगा, मुझे पता है लेंथ ऑफ डायगोनल AC दिया हुआ है, तो इसका आधा AO निकाल सकता हूं मैं, तो मैं निकालूंगा कि लेंथ ऑफ AO जो होगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ AC, जो AO होगा वो पूरे AC का आधा होगा, तो हाफ ऑफ AC, बिकॉज क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये उसका रीजन है, डायगोनल्स रोम्बस में बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो AO का वैल्यू मैं निकाल दूंगा यहां से, तो AO विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC, जो कि है AC का वैल्यू कितना है 30 है, तो हाफ ऑफ 30 इज नथिंग बट 15। ठीक है, यहां पे ध्यान दो, तो मेरे को ये एक चीज मिल गया कि लेंथ ऑफ AO का जो वैल्यू है 15 सेंटीमीटर मुझे मिल गया। देखो ध्यान से, AO का वैल्यू यानी A से लेके, देखो यहां से A से लेके O तक का जो वैल्यू है वो मुझे मिल गया, कितना मिल गया बच्चा, 15 सेंटीमीटर, 15 मिल गया। अब मुझे बताओ इनको निकालना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर अगर मुझे निकालना है तो कहीं ना कहीं मुझे AB का साइड निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कोई एक साइड भी निकाल लेता हूं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा पेरीमीटर आ जाएगा। मतलब मेरा फिलहाल में दिमाग लगा के मेरा मेन टारगेट क्या है, मुझे इस साइड का वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये मुझे पता है, ये पता है, ये साइड निकाल दूंगा, बस किसी भी तरीके से मुझे ये पता चल जाए। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा क्योंकि एरिया दिया हुआ है। तो मेरे पास एक फंडा है, क्या दिया हुआ है उन्होंने, दिमाग हमें उन्होंने दिया हुआ है एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस उन्होंने दिया हुआ है। अब एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है बच्चा, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल। तो एक डायगोनल का नाम मेरा AC है, यानी हाफ मल्टीप्लाई बाय AC मल्टीप्लाई बाय एक डायगोनल मेरा BD है, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय AC मल्टीप्लाई बाय BD होगा, जिसमें अगर आप ध्यान दो तो जिसमें मुझे एरिया ऑफ रोम्बस का वैल्यू पता है, एरिया ऑफ रोम्बस का वैल्यू मुझे पता है, क्या है एरिया ऑफ रोम्बस का वैल्यू दिया हुआ है, एरिया ऑफ रोम्बस 240, यानी 240 विल बी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय AC का वैल्यू भी मैं जानता हूं जो कि है 30 मल्टीप्लाई बाय BD, तो यहां से मुझे BD का वैल्यू मिल जाएगा, यानी ये जो रोम्बस है, ये जो रोम्बस नहीं माफ करना, ये जो डायगोनल है वो मुझे मिल जाएगा, तो 2 को उधर भेज दूंगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 240 ये हो जाएगा 480 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय BD, और मुझे अगर BD निकालना है तो BD विल बी इक्वल टू 480 डिवाइड बाय 30 हो जाएगा, 0 0 गेट्स कैंसिल, 3 1 3 3 16 48, तो देयरफॉर BD का जो वैल्यू मिल गया मुझे यहां से वो आ गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे बताओ ये पूरे BD का वैल्यू मुझे पता है 16 सेंटीमीटर, तो ये BO जो मुझे चाहिए, जो मुझे इस BO का वैल्यू चाहिए जो कि हाफ ऑफ BD करके आ जाएगा, तो अगेन मैं यहां पे लिखूंगा क्या, जो कि ध्यान देना कि मैं लिखूंगा मेरे को सिर्फ BO चाहिए, यानी लेंथ ऑफ BO विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BD, हाफ ऑफ BD पूरे BD का हाफ चाहिए, तो दैट इज नथिंग बट हाफ मल्टीप्लाई बाय BD, अभी हमने निकाला है 16 सेंटीमीटर, तो डाल दो यहाँ पे, तो 2 1 2 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, तो देयरफॉर मुझे BO का जो वैल्यू है जो मुझे चाहिए था वो मिल गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो बीओ का वैल्यू भी मिल गया मुझे 8 सेंटीमीटर, तो ये बीओ भी मिल गया मुझे 8 सेंटीमीटर। अब मुझे सिर्फ ये वाला निकालना है, जो कि मैं कैसे निकालूंगा, ये ट्रायंगल बनता हुआ नजर आया, ये 90 डिग्री होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लगा सकता हूं। तो मैं लिखूंगा यहां पे कंसीडर ट्रायंगल जिसका नाम होगा AOB, ठीक है, कंसीडर ट्रायंगल AOB। एंगल O मेरा जो होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा? क्योंकि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ऐसा लिख दो रीजन में, बस और कुछ नहीं। इसके लिए वो 90 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री होने की वजह से ये जो डायगोनल है, यानी कि ये जो मेरा हाइपोटेनियस है AB नाम का, तो AB का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा BO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चा? इतना कूल है आप लोग। AB का वैल्यू मैं नहीं जानता, तो यही मुझे निकालना है। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BO का अभी मैंने निकाला है वैल्यू, ये BO है 8 सेंटीमीटर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस AO का वैल्यू हमने अभी निकाला था, पहले निकाल के रखा है। देखो AO का वैल्यू कहां पे है, देखो इधर AO का वैल्यू निकाल के रखा है 15 सेंटीमीटर, यानी 15 का स्क्वायर, बस और कुछ नहीं, प्लस करना है। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, करेक्ट, ठीक है, बस प्लस कर दो, 225 प्लस 64 करो, हमारा कुछ तो वैल्यू आएगा, ठीक है। तो AB का स्क्वायर यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं नेक्स्ट पेज पे। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, वापस से देखो, 64 प्लस 225 लिखो यहाँ पे, 64 प्लस 225 प्लस करो बच्चा, कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4 9 होता है, 2 प्लस 6 होता है 8, और ये 289। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 289, टेकिंग द स्क्वायर रूट, तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 289 आ जाएगा। 289 किसका स्क्वायर रूट है, 17 का, अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लो। AB इज इक्वल टू हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या निकाल दिया, ध्यान देना, मैंने यहां पे निकाल दिया इस AB का वैल्यू, जो कि अभी निकाला 17 सेंटीमीटर मुझे मिल गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो AB का वैल्यू मैंने निकाल दिया 17 सेंटीमीटर। जब मुझे कोई एक साइड, रोम्बस का एक साइड पता चल गया, तो मैं ये समझता हूं कि ये रोम्बस है, इसके लिए ये साइड इज इक्वल टू ये साइड इज इक्वल टू ये साइड इज इक्वल टू ये साइड होगा, बिकॉज रोम्बस में चारों साइड सेम होते हैं, जैसे स्क्वायर में होते हैं उसी प्रकार। तो मुझे निकालना क्या, इन शॉर्ट पेरीमीटर निकालना है, और वी नो द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इन शॉर्ट मुझे निकालना है, तो देयरफॉर पेरीमीटर, ठीक है, एक और स्टेप बढ़ा लो पहले, ठीक है, नीचे करता हूं, और यहां पे आप लिखो पहले, देयरफॉर साइड ऑफ रोम्बस, ऐसा लिख दो कि साइड ऑफ रोम्बस आ गया मेरा 17 सेंटीमीटर। ये क्या जो आया, ये AB जो आया मेरा, ये AB क्या आया, ये AB रोम्बस का साइड आया ना, तो आपने लिख दिया कि साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। अब लिखो यहाँ पे कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड का वैल्यू हम जानते हैं 17 है, 17 4 जा होता है 68 सेंटीमीटर, और ये रहा आपका फाइनल आंसर। जो क्वेश्चन आपको पूछा था कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, तो इस तरीके से हमने निकाल दिया कि जो पेरीमीटर है रोम्बस का वो है 68 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरीके से हमने ये सारा का सारा एग्जांपल सॉल्व कर दिया है यहां तक, और ये हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से हमने आंसर निकाल दिया, जो कि आ गया 68 सेंटीमीटर परफेक्टली। तो ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15.2, जो कि बहुत इजी था और बहुत इफेक्टिव तरीके से हमने सॉल्व करके दिखा दिया। तो इसी के साथ ऑलमोस्ट चारों के चारों एग्जांपल्स हमने बताए सॉल्व करके, बस आपको अपनी नोटबुक में इसको लिखना है, प्रैक्टिस करना है, और 1-2 बार वीडियो देख के वापस से रिकॉल कर लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।